Hello everyone, I welcome you all to my channel. So let me get this straight at the very outset that many students face a lot of difficulty while solving even simple DI questions, right? So I've come up with this DI series to help you guys sail through it. Now in this video, as you can see, we'll be looking at a memory-based DI set of SBI PO pre-2019 exam, and I'll be using English to explain the questions. So without any further ado, let's jump into it. So here's the first question. तो ये क्या बोल रहा है, एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मंथली इनकम का ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, ए बी सी डी और ई का। तो यहाँ पे टोटल मंथली इनकम कितना हो गया ऑफ ऑल द पर्सन्स, ये दिया हुआ है 1.2 lakhs, ठीक है, ये क्लियर है। तो पाई चार्ट आई होप आप लोग को क्लियर है कि किस बारे में है। फाइन, तो ये 5 लोगों का मंथली इनकम दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ पर्सन्स ए एंड बी इज 8300 and 6400 respectively, then out of the total salary together what percent they spend। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि अगर ए और बी का जो सेविंग्स है वो रिस्पेक्टिवली इतना इतना दिया हुआ है 8300 और 6400, तो वो अपनी सैलरी का टोटल इनकम का, उनके टोटल इनकम का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट मीन्स स्पेंड कर रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक स्मार्ट तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये है कि आप बच्चे क्या करते हैं, 25% ऑफ 1.25 ले लेंगे, फिर 10% ऑफ 1.25 ले लेंगे और उनको ऐड करके प्रोसेस को लंबा करेंगे। उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले ही आपको देखना है कि आपको 12 जो ये दिया हुआ है 1,20,000, ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये इस फॉर्म में होगा, क्लियर। और आपको पता है परसेंटेज में जब चीज़ें लिखूंगा तो ये जीरोस तो कट जाएंगे ना दोनों। एंड मोरोवर ये इतना प्यारा वैल्यू दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो 2 जीरोज हैं इनको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से एग्जाम में परफॉर्म करोगे। फाइन, तो ये 2 जीरोस को भी आप फॉर द टाइम बिंग मत देखो। तो बेसिकली ये 2 जीरोस को मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे 12 को इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, 25 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 से, तो कितना मिलेगा हमें, 25 इंटू 6 होता है 150 और उसका डबल 300, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 120, क्लियर। ये कितना हो जाएगा 360, 360, क्लियर। ये कितना हो जाएगा 15% 180 एंड 20% विल बी 240। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज मिल गई हैं इनकी इनकम की। फाइन, अब आप देखो इनका ए और बी के टोटल इनकम कितना है, ए प्लस बी का इनकम कितना है 420, क्लियर। और ए और बी का सेविंग्स कितना है, ऐड करो इनको, मतलब ये तो मेंटली हो जाएगा ना, और ये कितना होगा 147, क्लियर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका जो सेविंग्स है और ए और बी का, ये इनकम का कितना परसेंट है। तो आप ऐसे लिख लोगे कि 147/420 विच इज, अगर आप इसको काटोगे दिस विल बी 21/60 विच इज 7 बाय हाउ मच 30, सॉरी 7/20। बस अगर सेविंग 7/20 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर विल बी 13/20। नाउ आई नो मेरे को 1/20 की वैल्यू पता है विच इज़ 5%, मतलब 1/20 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो इट इज़ 5%। तो 13 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो हाउ मच विल आई गेट, विल गेट 65%, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 65%। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये वैल्यूज़ आपको अलग से पाई चार्ट बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ही ABCD आप करके डाल के ये चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करके एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से देखिए कि किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ B to D is 3:5 एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 5:7, देन टोटल सेविंग ऑफ BD टुगेदर। अब थोड़ा इसमें स्मार्ट तरीके से खेलना पड़ेगा। देखो कैसे, हमें पता है B और D का हमें सेविंग्स का रेशियो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, क्लियर है। तो सेविंग्स को मैं अगर 3 ले लूँ, 3 और 5 से मैंने कोई वेरिएबल ले लिया A, और एक्सपेंडिचर को मैं 5 और 7 और मैंने कोई वेरिएबल ले लिया X, क्लियर। तो मुझे पता है इन दोनों का एडिशन ही तो इनकम होगा, इन दोनों का एडिशन ही तो इनकम होगा। तो देखो इनकम कितना निकल के आ रहा है,
तो किसके बारे में बोला है? बी और डी के बारे में। बी कितना था हमारा? ये रहा। तो बी 1200 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला था? 120। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया था, मीन स्क्रीन चेंज हो गई, तो वो पहले वाला चला गया। आपको पेपर में एक ही जगह पे करना है तो वो कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, उस तरीके से करना। और डी का ये रहा, ये था मेरा 180। क्लियर? तो मेरा रेशियो कितना निकल गया? आप रेशियो देखो, इट विल बी 12:18, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 4:6 और 2:3। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया रेशियो। अब आप बताओ कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3a + 5x जो कि इनकम ऑफ बी है, 3a, देखो आप ऐसे लिखोगे ना, 3a + 5x बाय 5a + 7x इक्वल टू 2/3। तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको पता है कि मुझे इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, सीधे लिखो। तो आपको क्या मिलेगा? 9a + 5x इज इक्वल टू 10a + 14x। अब यहाँ से a इज इक्वल टू x आ गया, या फिर हम लिख सकते हैं a/x 1/1 आ गया। दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 5। तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? 8। और हमें 8 की ही वैल्यू पूछी है, कितनी है? 8 की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 3 + 5 12 था, मतलब 12,000। ये 12,000 था ना, तो इस 8 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। और आंसर कितना होगा? 12,000। इतना सिंपल था। क्लियर? कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, बस एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा अगर आप ध्यान से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बोला, इफ द पर्सन ए एंड सी सेव्स 36%, 25% रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर इनकम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? बच्चे क्या करते हैं, सेविंग्स पहले इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका 36% निकालेंगे, उसका 25% निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे टोटल इनकम से, और फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालेंगे। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी, इस चीज़ को याद रखो, ये पॉइंट याद रखना, जब भी रेशियो में पूछ रहा है, जब भी पाई चार्ट में क्वेश्चन है और वो रेशियो में पूछ रहा है या फिर परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं लेनी है। आपको एक्चुअल वैल्यू कभी भी नहीं लेनी है। क्लियर? तो हमें ये एक्चुअल वैल्यू को तो लेना ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ इन टर्म से मतलब है जो यहाँ पे दी हुई है। अब देखो, इफ अ पर्सन सेव्स 36%, सो ए अगर 36% सेव कर रहा है तो एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा? बताओ मुझे। ये एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, सॉरी, एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा? इसका आएगा 64, उसका आएगा 75। तो मुझे यही चाहिए। अच्छा, मुझे पता है जब मैं अब रेशियो लूंगा तो दोनों साइड से ये टर्म कट जाएगी, दोनों साइड से ये टर्म्स कट जाएंगी, ये टर्म कट जाएगी। इसीलिए मैंने बोला एक्चुअल वैल्यू को नहीं कंसिडर करना है। तो आपको क्या करना है? 64% ऑफ ए, 25% ऑफ टोटल, एंड 75% ऑफ सी, 30% ऑफ टोटल। तो परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा यहाँ से, बाय 100 जो है खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये जाएगा 3 टाइम्स, क्लियर, ये जाएगा 32 टाइम्स, और ये जाएगा 15 टाइम्स। तो रेशियो कितना आ गया? 32:45। ज़्यादा टाइम लगा? नहीं लगा। आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगा? नहीं लगा। इजीली आंसर आ गया। बस ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है, डोंकी वर्क से बचना है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत फालतू की जिस क्वेश्चन में चाहिए ही नहीं वहाँ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ चाहिए वहाँ लगाइए दिमाग। क्लियर? नेक्स्ट, if savings of person E and D is rupees 8,000, 6,000, then expenditure of D is what percent of expenditure of E? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगेन, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी, मुझे क्या पता था कि यहाँ से इस टर्म को, मतलब मुझे हर टर्म को, अगर मैं परसेंटेज को हटा दूँ तो हर टर्म को मुझे 1200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू मेरे पास आ रही थी 300 जब हम 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है? 30,000। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगी 12,000। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 36,000, और ये आ जाएगी 18,000। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,000। क्लियर? अब मुझे पता है ई का ये रहा। तो ई का जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी जो सेविंग्स है वो 8,000 दी है। तो सेविंग्स 8,000 है, एक्सपेंडिचर 24,000 है,
तो सेविंग्स 8,000 है, टोटल इनकम 24,000 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा ई का 16,000। क्लियर। और परसेंटेज ही पूछा है तो हमें 1000 लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम डी का देखें तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, देखो 6,000 अगर उसका सेविंग्स है और डी का ये इनकम कितना 18,000, तो सेविंग्स कितना हो गया 12। बस आपको 12:16 ही तो पूछा था, यही परसेंटेज तो पूछी थी। तो ये कितना हो गया 3/4 और ये कितना हो जाएगा 75%। कितना हो गया आंसर 75%। अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। इनफैक्ट आपको ये पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं 1000। आपको पता था ये वैल्यूज 1000 में दी है, तो ये 3 0 और ये 3 0 उसका कोई काम ही नहीं था। ठीक है, आपको सीधा लिखना था 24 में से 8 माइनस करके 16 एंड 18 में से 6 माइनस करके 12। क्लियर, बस यही था इस DI में। अगला क्वेश्चन, if expenditures of person C and E together is 42,000, out of which ratio of expenditure of C and E is 2:1, then what is the difference between the savings of C और E? तो C और E का सेविंग्स में डिफरेंस पता करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। C और E का मिला के एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 42 और रेशियो दिया है 2:1, जो कि C/E में डिवाइडेड है। तो आपको पता है कि 2:1 में अगर है तो 3 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू 14, तो C के लिए इट विल बी 28 एंड E के लिए इट विल बी 14 के। ठीक है, के मतलब 1000। क्लियर। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स ऑफ सी एंड डी। सी और ई का सेविंग्स, मुझे पता है सी की सैलरी कितनी आ रही थी 18 के, ठीक है, सॉरी सी की सैलरी थी 36 के और ई की सैलरी कितनी थी 24 के। तो अब देखो डिफरेंस पता करना है यहाँ पे। तो 28 माइनस 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा। सी का जो सेविंग्स आ जाएगी, सी की जो सेविंग्स आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी 8 के। तो मैं के तो लिख ही नहीं रहा, 8, चलो 8,000। और सी ई का जो ई का सेविंग्स जो है वो कितना आ जाएगा, ई की जो सेविंग्स है वो कितनी आ जाएंगी, ये है 24 के और ये है 14 के, इट विल बी 10। अब आप मुझे बताओ डिफरेंस, आपको 1000 लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब आपको डिफरेंस, यही तो डिफरेंस पूछा है, इट विल बी 2000। आंसर 2000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये DI सॉल्व करनी थी। बहुत लोग बहुत एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, प्लस बहुत लोग लिख लिख के कैलकुलेट करेंगे जो कि लिखने की भी उतनी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, इवन इस क्वेश्चन को भी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप मेंटली कैलकुलेट करके कर सकते थे। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग इस DI में 3.5 to 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और इतने ही मिनट में DI सॉल्व हो जानी। इनफैक्ट इससे भी कम टाइम लगेगा, इससे कम टाइम में DI सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि वैल्यूज जब आपको इतनी सिंपल दे रखी है, इतनी सिंपल वैल्यूज अगर आपको दे रखी है तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। सो आज की इस DI सेट में हमने यही बात सीखी कि एक्स्ट्रा ओवर कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन से बचना है और मेंटल कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।